अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरी बात ठंडे दिल से समझने की कोशिश करो दानिश, माँ ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना खरीदना ही बेहतर होता है। गिलाजत में पत्थर फेंकने से अपना ही दामन दागदार हो जाता है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन तुम्हें आफत से देर हो रही है। माँ ने बात काट कर कहा, हम इस मौजू पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। अम्मी जान, क्या मैं एक बात दरियाफ्त कर सकता हूँ? पूछो। क्या आपको इल्म है कि हमारी मुश्तरका खुशियों का असल कातिल कौन है? जवाब में माँ ने मुझे चौंक कर देखा। उनकी आंखों में आंसुओं की नमी उभर आई। एक लम्हे तक वो मुझे खाली खाली नजरों से घूरती रहीं और फिर सपाट लहजे में बोली, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि असल कातिल कौन है। माँ के जवाब में मुझे ममता का रंग नजर आया। मुझे यकीन था कि उन्होंने अपने जुमले में अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया। मुमकिन है वो असल कातिल से ना वाकिफ हों, लेकिन उनका लबो लहजा, उनका तर्ज अमल, उनकी आंखों में झलकते आंसू, उनके चेहरे पर कर्ब के उभरने वाले तासरात इस बात की चुगली खा रहे थे कि वो कत्ल के पस मंजर के हकाइक से जरूर वाकिफ थी। वो हकाइक क्या थे, वो असलियत क्या थी जिसे मेरे गोश गुजारना मसलहतों के खिलाफ समझा जा रहा था। मैं उसकी बारीकियों के राज को नहीं समझ सका, लेकिन मेरा दिल इस बात की गवाही जरूर दे रहा था कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है। शायद मेरी जिंदगी को दरपेश किसी खतरे के पेशे नजर इन बातों की पर्दा पोशी जरूरी समझी गई, जिसका अजहार एक जवान बेटे को उसकी बेवा माँ से जुदा कर सकता था। मैं माँ के दिल की कैफियत समझ रहा था। उनकी जगह मैं होता तो शायद मेरा तर्ज अमल भी वही होता। चुनाचा मैंने माँ से जिद करके इस राज को उगलवाने की कोशिश नहीं की। निहायत खंदा पेशानी से माँ को सीने लगाकर उनकी पेशानी चूम कर बोला, अम्मी जान, आप मुतमिन रहें, मैं आपकी खुशियों की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। ऐसी बुरी फाल जुबान से मत निकालो। माँ ने मेरी बुलाएं लेकर अपनी ममता का अजहार किया। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। माँ को दिलासा देकर मैंने लिबास तब्दील किया और दफ्तर के लिए रवाना हो गया। दफ्तर पहुंचकर मैंने एक दो ज़रूरी फाइल देखी, फिर रमेश तक रिसाई हासिल करने के मंसूबों पर गौर करने लगा और फिर मेरे जहन में एक अपने ही दफ्तर के एक पुराने हिंदू मुलाजम उम्मियत महता का ख्याल आया, जो 7 साल से निहायत दयानत और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। वालिद साहब को भी उससे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। वो उधेड़ उम्र का एक संजीदा और कम सुखन आदमी था। हमेशा अपने काम से काम रखता, लेकिन धर्म के मामले में बड़े सख्त और ठोस अकीदों का मालिक था। मजाक में भी किसी से कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था। मेरे मतलब तलब करने पर वो फौरन ही आ गया। तशरीफ़ रखिए मेहता जी, मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए संजीदगी से दरियाफ़त किया। आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ तो नहीं? जी नहीं, उसने बड़े मुतमिन अंदाज में जवाब दिया। मैं पहले भी सुखी था, अब भी किसी से कोई शिकायत नहीं। वालिद साहब की कमी तो ज़रूर महसूस होती होगी, मैंने पहलू बदल कर सवाल किया। वो तो देवता थे, मेहता ने गुलूगेर आवाज़ में कहा। ऐसे भला मनुष्य थे कि उनकी पूजा को दिल करता था, उन्हें भला कौन भुला सकता है। लेकिन किसी संग दिल कातिल ने उन्हें हम सब से छीन लिया। मैंने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया।
भागिया का लिखा तो अटल होता है, उसे धरती की कोई शक्ति नहीं टाल सकती, मेहता ने बदस्तूर उदास लहजे में कहा। भगवान जाने वो कौन दुष्ट था जिसने कबीर जी जैसे दयालु मनुष्य को भी नहीं छोड़ा। पुलिस अभी तक कातिल का कोई खोज नहीं लगा सकी। मैंने दबी जुबान में असल मकसद की तरफ आना शुरू किया। पिछले दिनों में भी रूपनगर गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या मालिक? मेहता ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए बेचैनी से दरियाफ्त किया। मैं आपको कुछ कहते कहते खामोश क्यों हो गए? मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक एक चमार जात हिंदू ने किसी के कहने पर उन्हें सिफली के गंदे इल्म का निशाना बनाया था। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मालिक, अच्छे बुरे हर धर्म में होते हैं। रहा सिफली का पलीद अमल, तो उसे कोई ऐसा ही मनुष्य कर सकता है जिसने गंद खाया हो, और गंद खाने वाले का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ पलीद होता है। मेहता ने कुर्सी पर कसमसाते हुए अपनी बात जारी रखी। आप जो कुछ बता रहे हैं कबीर जी के सिलसिले में, ऐसी ही एक खबर मैं भी अखबार में भी छपी थी, लेकिन क्या पुलिस इस पापी का खोज नहीं लगा सकी जिनके हाथ लंबे होते हैं? वो पुलिस को भी अपने हक में हमवार कर लेते हैं, मैंने झल्ला कर कहा। मेरी जाती इत्तला के मुताबिक पुलिस ने उस शख्स को चंद रोज के लिए हिरासत में जरूर लिया था, मगर बाद में छोड़ दिया। उसका नाम सलामत खान था। सलामत खान? मेहता ने हैरत का इजहार किया। ये तो मुसलमानों जैसा नाम है, सिर्फ नाम की हद तक। मैं समझा नहीं मालिक। जिस होटल में वारदात हुई थी वहां उसने खुद को इसी नाम से मशहूर कर रखा था। मैंने मेहता को टटोलते हुए मुखातब किया। उसकी असलियत क्या थी? उसका नाम क्या था? उसकी शनाख्ती अलामत क्या है? मैं सब कुछ मालूम कर चुका हूँ। क्या आप उसकी तलाश के सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? मैं आपका मतलब कुछ समझ रहा हूँ मालिक, मेहता ने संजीदगी से जवाब दिया। मैंने आपका और आपके पुरखों का नमक खाया है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपसे नमक हरामी नहीं करूंगा। क्या आप किसी सिफली करने वाले को जानते हैं? मैंने कुछ सोचकर पूछा। मैं नीच जात लोगों से दूर का भी कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन आपके कारण बड़े से बड़ा बलिदान भी दे सकता हूँ। वो जज्बाती होने लगा। आप मुझे पर विश्वास करके उस बदजात का नाम और उसकी पहचान बता दें। मैं भगवान की 100 खंड खाकर वचन देता हूँ कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उस पापी को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। एक बात और, मैंने लोहा गर्म देखकर उन्हें टटोलने की कोशिश की। क्या आप किसी ऐसे कारोबारी हरीफ का नाम बता सकते हैं जिससे वालिद साहब की कोई दुश्मनी रही हो, या वालिद साहब की मौत से जिसको कोई फायदा पहुंच सकता हो? नहीं मालिक, उसने तेजी से जवाब दिया। मैं ऐसे किसी आदमी से जानकारी नहीं रखता। मैंने फौरी तौर पर कोई दूसरा सवाल नहीं किया। मेहता के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। मुझे यकीन था कि उसने मुझसे जो वादा किया था उसको निभाने में भी वो दरेग नहीं करेगा, लेकिन मैंने सलामत खान या रमेश के बारे में उसे तफसील बताने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। मेरी एक मामूली सी गलती भी मेरे दुश्मनों को और ज़्यादा मुहतात होने का मौका फराहम कर सकती थी, जो मुझे मंजूर नहीं था। किस विचार में गुम हो गए मालिक? मेहता ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए बड़ी आर्जी से पूछा। क्या आपको अपने इस सेवक पर भरोसा नहीं? मैं कोई जवाब देना चाहता था कि मेरे डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बजी। मैंने हाथ बढ़कर रिसीवर उठा लिया। दानिश स्पीकिंग, मैंने माउथ पीस में कहा। उम्मीद महता तुम्हारा एक नेक सीधा सादा और पुराना सेवक है। दूसरी जानब से किसी ने सपाट और खुश्क लहजे में कहा। वो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। मेरा कहा मानो तो इसे दरमियान में मत लाओ। कौन हो तुम? मैंने सर्द लहजे में दरियाफ्त किया। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे स्वर्गवासी पिता का कातिल हूँ तो क्या तुम मेरी बात का विश्वास कर लोगे? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर सुलगते बारूद को चिंगारी दिखा दी हो, लेकिन मैंने ज़ब्त का मुजाहरा किया। अपने किसी मुलाजिम की मौजूदगी में फ़ोन पर आपे से बाहर होना मेरे लिए मुनासिब नहीं था।
चुनाचा मैंने माउथ पीस पर हाथ रखकर उम्मीद मोहता को बाहर जाने का इशारा किया। उसके कमरे से जाते ही मैंने फ़ोन पर एक बेहुदा मजाक करने वाले को बेनुकत सनाने की खातिर खुद को आमादा किया, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा जुमला कहकर मुझे चौंका दिया। तुमने अच्छा किया मिस्टर दानिश के मेहता को मरने से बचा लिया। अगर तुम उसकी मौजूदगी में ज़ुबान खोलते तो वो गरीब भी बेमौत मारा जाता। इसका अंजाम भी गुलजार खान से मुख्तलिफ ना होता। क्या मतलब? गुलजार खान का नाम सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। मतलब जानना चाहते हो तो रूपनगर की पुलिस चौकी पर फ़ोन करके मेरी बात की तस्दीक कर लो। इस बार भी खुश्क और सपाट लहजे में कहा गया। गुलजार खान की लाश अभी तक वहीं पड़ी है। उसकी अर्थी उठने से पहले उस अभागी के शरीर का भी पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन इस बार कच्चे धागे की कहानी नहीं दोहराई जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? या खुलकर तुम्हें ये बताने की कोशिश करूं कि गुलजार खान को क्यों और किस कारण रास्ते से हटाया गया? उसने तुम्हारे सामने जुबान खोलने की भूल की थी। फ़ोन करने का मकसद क्या है? मैंने कॉल टेप करने की खातिर फ़ोन से मुंसलिक रिकॉर्डिंग मशीन का बटन दबाते हुए हकारत से कहा। तुमने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। क्या मैं ये समझूं कि तुम महज मुझे ज़हन उलझन में मुब्तला करने की खातिर मेरे मरहूम वालिद की मौत का हवाला देकर एक बूंदा और बेहुदा मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं इस समय तुमसे खुलकर दो टोक फैसला करना चाहता हूँ, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मौत और जिंदगी के नाटक का फैसला। क्या कहना चाहते हो? मेरा बात ध्यान से सुनो मिस्टर दानिश। तुमने एक बार रूपनगर आकर जो गलती की है उसे दोबारा दोहराने की भूल कभी ना करना। इसी में तुम्हारी मुक्ति है। मैंने झल्लाकर जवाब दिया, तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहे समझ लो, परंतु मेरी एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लो, उसने सरसराते लहजे में कहा। तुम पहले कभी रूपनगर नहीं आए थे। इस हकीकत को भी भूलने की कोशिश ना करना। पढ़े लिखे और खासे शातरा मुजरम मालूम होते हो। मैंने उससे गुस्सा दिलाने की खातिर नफ्सियाती तरीका इख्तियार किया। वो मुख्तात अंदाज में बात कर रहा था। गुस्सा आ जाने की सूरत में मुमकिन था कि उसकी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात आ जाए जो उसकी तलाश या उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के सिलसिले में कार आमद साबित होती। वैसे फौरी तौर पर मेरे जहन में सलामत खान या रमेश ही का नाम उभरा था। मैं तुम्हारे ख्याल की तरदीद नहीं करूँगा, वो लापरवाही से बोला। तुम्हारी इतला के लिए ये भी बता दूं कि मैं उर्दू हिंदी दोनों भाषाएं बड़ी रवानी से बोल सकता हूं। कभी मेरे मुंह से निकला हुआ कोई शब्द तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से गुजर जाए तो पूछ लेना, रूपनगर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने पैंतरा बदल कर पूछा। क्या मेरे वहां आने से तुम्हारी जात को तकलीफ पहुंची है? नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरी बात ना मानकर खतरे में जरूर पड़ सकती है। तुम्हें मेरी जिंदगी से इस कदर दिलचस्पी क्यों है? मैंने दीदा दानिस्ता जल्लाहट का मुजाहरा किया। मुझे तुम्हारे पिता की जात से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कभी कभी इंसान कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। तुम कौन हो? मैं चीख उठा। सलामत खान या रमेश? सिफली के अमल से सलामत खान जैसे नामों का कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम चाहो तो रमेश के नाम से याद रखो। मेरी ज़ात पर नामों का कभी कोई असर नहीं पड़ा। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने होंठ काटते हुए नफरत से पूछा। क्या तुम्हारी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी थी, या फिर तुमने किसी लंबी रकम के लालच में किसी और के इशारे पर उनके खून से हाथ रंगे हैं? तुम भूल रहे हो कबीर अहमद के केस में खून का एक कतरा भी नहीं बहा था। क्या तुम्हें मरने वाली की लाश के पास से 16 फुट लंबे कच्ची सूती धागे के मिलने का इल्म नहीं, जिसने तुम्हारे सुर्गबाशी पिता के शरीर का सारा खून? मेरे ज़बत का बंधन टूट गया। मेरे रगों में दौड़ने वाले खून की गर्दश तेज हो गई। मैं चीख कर बोला, मैं तुझे पत्ताल से भी बाहर निकाल कर कुत्तों जैसी मौत मारूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली।
अब तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, वो सरसराते लहजे में बोला। तुम कभी रूपनगर गए थे, तुम्हारी मुलाकात कश्मीर एम्पोरियम पर जरगाम नामी किसी ऐसे शख्स से हुई थी जिसे मरे हुए 10 साल बीत गए। तुमने उसके साथ क्या बातें की, गुलजार खान ने तुमसे मुल्ला सलामत खान या रमेश के बारे में क्या कुछ कहा, ये तमाम बातें अपनी खोपड़ी से हमेशा के लिए निकाल दो, वरना तुम्हें अपनी बर्बादी पर मातम करने का भी मौका नसीब नहीं होगा। फिलहाल गुलजार खान का अंजाम तुम्हारे सामने है, उसकी रोशनी में तुम अपने विवश में झांक सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? ना मर्दों की तरह छुपकर धमकियां देख रहे हो, नीच जात, मैंने हौन चबाते हुए कहा। मर्द हो तो खुलकर सामने आओ, चिंता मत करो, उसने मज़का उड़ाते हुए जवाब दिया। अभी तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं, जब हो जाएगा तो तुम ऊंचे सरों में बोलना बंद कर दोगे। क्या सिर्फ अपनी नापाक शक्ति का एहसास दिलाने की खातिर इतनी देर से भौंक रहे हो? मेरे लहजे की तलखी बढ़ गई। मुझे तुमसे एक बात और भी मालूम करनी है, वो मेरी बात नजरअंदाज करके बोला। तुम्हारी और फाखरा की शादी टल जाने का असल कारण क्या है? मैं इसके सवाल पर चौंका। मेरे जहन में जोगिया का तस्वर उभरा। फाखरा से शादी ना करने का मशवरा उसी ने दिया था। फिर बेगम नफीस ने भी 2 महीने की मोहलत तलब कर ली थी। दूसरी तरफ से बात करने वाला अगर रमेश था तो उसका फाखरा और मेरी शादी से क्या ताल्लुक हो सकता था? मेरे जहन में एक और ख्याल बड़ी सूरत से उभरा, कहीं जोगिया और रमेश एक ही शख्सियत के 2 रूप तो नहीं? जोगिया की हैसियत उसने सामने आकर मुझे अपनी मावराई कुव्वतों के मज़ाहरे से हैरान किया, और अब रमेश की हैसियत इख्तियार करके मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा था। जोगिया के तस्वर के साथ मुझे वो मफलर भी याद आया जो उसने गले में लपेट कर शर्ट के अंदर कर रखा था। जोगिया भी अधेड़ उम्र का था, खासा महज़ब और पढ़ा लिखा मालूम होता था। उसने भी यही कहा था कि उसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। उसी का नाम सलामत खान और रमेश भी हो सकता था। मिस्टर दानिश, थोड़े तवक्कुफ के बाद दूसरी तरफ से इंतहाई नामुनासिब अंदाज में पूछा गया, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है या फिर तुम अपनी मौत के तस्वर से कपकपा रहे हो? तुमने अभी तक फाखरा के सिलसिले में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम अगर महान शक्ति और गंदी कुव्वतों के मालिक हो तो फिर मुझसे कुछ मालूम करने की क्या ज़रूरत है? मैंने उसे टालने की खातिर एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। मेरे वजूद के अंदर अभी तक रमेश और जोगिया के नाम आपस में गुडमुड हो रहे थे। एक आखिरी बात और गिरा से बांध लो, उसने इस बार तंबी लहजे में कहा। मेरे मुकाबले पर किसी और का सहारा लेने की हमाकत भूल कर भी ना करना, वरना पूरी धरती तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल सकेगी। इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा कि कौन कितने पानी में है। मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बकवास से मरऊब नहीं हो सकता। धरती पर किसी बालक के लिए केवल 2 ही संबंध सबसे ज्यादा अनमोल होते हैं, एक माँ, दूसरा बाप। उन दोनों का कोई मोल नहीं होता, कोई नामुमकिन बदल भी नहीं होता। उसने सपाट लहजे में कहा, तुम्हारे पिता का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है, अब केवल तुम्हारी माँ जिंदा है। उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ठंडे दिल से सोच लो, मैं फिर किसी समय तुमको टटोलने की कोशिश करूंगा। मैं जवाब में कुछ कहना चाहता था, लेकिन दूसरी जानब से सिलसिला मुंतकिर हो गया। वो जोगिया या रमेश में से कोई भी था, माँ की मौत की धमकी देकर उसने मेरे जख्मों पर नश्तर चला दिया। मैंने रसोल क्रेडर पर रखकर दोनों हाथों से सर थाम लिया। शायद मैंने रूपनगर जाकर किसी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। मेरे वालिद के कातलों को यकीनन ये बात पसंद नहीं होगी कि मैं उनका ताक़ुब करता हुआ उनकी शह रग तक पहुंच जाऊं। मोहब्बत और जंग में किसी हरबे का इस्तेमाल नाजायज नहीं होता। पानी में डूबता हुआ चिड़िया का एक नवाजीदा बच्चा भी अपनी जिंदगी बचाने की खातिर आखिरी वक्त तक फड़फड़ाता है। मेरे वालिद के कातिल तो होशमंद और गंदी कुव्वतों के मालिक, और वो मुझे मेरे इरादे से बाज रखने की खातिर ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहे थे, तो ये कोई तअज्जुब की बात नहीं थी। उसके बाद मैंने टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड किया और दोबारा प्ले का बटन दबा दिया।
लेकिन इसके बाद मुझे एक नई सूरत हाल से दो चार होना पड़ा जो ना सिर्फ हैरत अंगेज बल्कि नाकाबिल यकीन थी। रिकॉर्डिंग सिस्टम में अगर कोई फ़नी खराबी थी तो फिर हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिरे से रिकॉर्ड ही ना होती, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी, जबकि दूसरी जानब से बोलने वाले का एक लफ्ज़ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। दरमियानी वक्फे में सिर्फ टेप चलने की साएं साएं की मध्यम आवाज़ उभरती रही। मैंने झल्ला कर पूरा टेप निकाल कर ज़ाया कर दिया। मुझे इस बात को तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि मेरा वास्ता जिन लोगों से पड़ा था वो तागूती कुव्वतों के मालिक थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने तय कर लिया कि उनके आगे घुटने नहीं टेकूंगा। अलबत्ता माँ के सिलसिले में मुझे जो धमकी दी गई उसके पेश नज़र मुझे हर काम बड़ी राजदारी से करना लाजम था। एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाने की ज़रूरत थी। खुद अपने साए से भी होशियार रहना था। मैं अपने आइंदा के लाहे अमल के बारे में गौर कर रहा था जब फ़ोन की घंटी की आवाज़ ने मुझे दोबारा चौंका दिया। हेलो, मैंने तीसरी घंटी बजने के बाद रसूर उठाकर कान से लगाया। सर, दूसरी जानब से मेरी लेडी सेक्रेटरी की मानूस आवाज़ सुनाई दी। आपके लिए रूपनगर से कॉल है। कौन बात करना चाहता है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। कोई इंस्पेक्टर पुलिस बात करेंगे, उन्होंने यही कहा है, नाम नहीं बताया। ओके, आप है लाइन मिला दें। मैं संभल कर बैठ गया। हेलो मिस्टर दानिश कबीर, रसूल पर एक मर्दाना आवाज़ उभरी। जी बोल रहा हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। मैं रूपनगर की पुलिस से इंस्पेक्टर बंगश बोल रहा हूँ। फरमाइए, मुझसे क्या काम पड़ गया? आप गुलजार खामनी नामी किसी शख्स से वाकिफ हैं? जी नहीं, मैंने बहुत संभल कर ढलमल अंदाज में जवाब दिया। क्या कोई ख़ास मसला है? ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, इंस्पेक्टर ने मुहज़्ज़ब लहजे में कहा। दरअसल गुलजार खान एक गरीब मकामी बाशिंदा है जो प्राइवेट रेस्ट हाउसेज और छोटे मोटे होटलों में मुलाजमत करके गुजारा करता था। अभी कुछ देर बेशतर हमने झाड़ियों से उसकी लाश बरामद की। उसका जामे तलाशी पर आपका विजिटिंग कार्ड मिला। आई सी, मैंने इस बार संजीदगी से कहा। पिछले दिनों मैं रूपनगर गया था। मैंने होटल की बजाय एक रेस्ट हाउस में क़ियाम किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ जो शख्स मेरी खिदमत पर मामूर था, मैंने उसे अपना कार्ड दिया था, और अगर उसी शख्स का नाम गुलजार खान था तो मुझे उसकी मौत की इत्तला पर दुख हुआ। वो नहायत शरीफ, ईमानदार और खिदमत गुजार आदमी था। मैंने उससे कहा था कि अगर कभी शहर आए तो मुझे ज़रूर मिले, लेकिन उसकी लाश झाड़ियों से मिली है। ये बात मेरे लिए यकीनन हैरत अंगेज़ है। इसलिए वो तो नहायत हो सकता है कि किसी अनाड़ी शिकारी ने उस गरीब को जानवर समझकर गोली दाग दी हो। इंस्पेक्टर बंगश ने दोस्ताना अंदाज में कहा। इस किस्म के वाक़यात यहाँ एक दो बार पहले भी रूनुमा हो चुके हैं। क्या कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है? मैंने हमदर्दाना लहजे में दरियाफ़त किया। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन हम तफ्तीश कर रहे हैं। मेरे लायक कोई खिदमत? जी नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। आपका कार्ड चौंका मरने वाले की जेब से बरामद हुआ था, इसलिए हमने महज खानापुरी के लिए आपको जहमत दी। कोई बात नहीं। गुलजार खान की मौत की तस्दीक हो जाने के बाद मेरे दिल में उन लोगों के लिए और शदीद नफ़रत पैदा हो गई जिन्होंने मेरे वालिद को भी किसी ख़ास दुश्मनी की वजह से हलाक किया और अभी तक आज़ादी के साथ खुली फ़िज़ा में दनदनाते फिर रहे थे। उस रोज़ मैं हस्बे मामूल 5 बजे दफ्तर से उठने लगा तो उम्मीद मेहता ने दोबारा मुझसे मुलाकात की। वो इस बात पर बज़ेद था कि मैं उसे मुश्तबा अफराद के नाम से आगाह करूं। मुझे उसके इसरार में सदाकत और वफादारी नज़र आई, लेकिन फ़ोन आ जाने के बाद मैंने उसे टाल देना ज़्यादा मुनासिब समझा। मैं आपको खिदमत का मौका ज़रूर दूंगा मेहता जी, लेकिन फ़िलहाल आप इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखिए। मैंने संजीदगी से हदायत की। जो बात मेरे और आपके दरमियान हुई उसकी भिनक भी किसी तीसरे को नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं मालक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दफ्तर से घर जाते वक्त भी मेरा जहन रमेश और जोगिया के सिलसिले में 2 और 2 4 करने में मसरूफ़ था। कई बातें गौर तलब थी।
जोगिया को बच्चे की आंख वाले पेपर वेट का इल्म किस तरह हुआ, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक खुद जरगाम भी इससे ला इल्म था। उसने ख़ास तौर पर उसी तरफ मेरी तवज्जो क्यों मबजूल कराई? वो औरत कौन थी जो मुझे ख्वाब में नज़र आई? दोनों हट्टे कट्टे पुजारी इस बदनसीब औरत की ज़ुबान से किसका नाम उगलवाना चाहते थे? दराज कद पुजारी ने अपने साथी के रोकने के बावजूद उस औरत पर आतिशगीर मादा छिड़क कर आग क्यों लगाई? उस गरीब का अंजाम क्या हुआ? वो जिंदा बची या शोलों में झुलस कर कोयला बन गई? मेरे सहन में ख्वाब का एक एक मंजर किसी फिल्म की मानद तस्वुरात की स्क्रीन पर उजागर हुआ। मुझे अच्छी तरह याद था कि शोलों में घिरी उस बदनसीब औरत की फलशगाफ चीखों की आवाज़ों ने मेरी मर्दानगी को ललकारा था। मैं उसे बचाने की खातिर लपका था, लेकिन बच्चे की कर्बनाक आवाज़ उभरते ही दोनों पुजारी चौंक कर मेरी तरफ शिकारी अकाब की मानद झपटे थे। ऐन उसी वक्त मेरी कलाई अस्तखवानी हाथ की गिरफ्त से आज़ाद हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं ख्वाबगाह में मौजूद था। मैंने जो कुछ देखा था वो महज मेरा ख्वाब नहीं था। इन तमाम बातों का कोई ना कोई ताल्लुक इस कहानी से ज़रूर मुंसलिक था। घर पहुंचकर मैंने गर्म पानी से गुस्ल करके लिबास तब्दील किया तो जहन का कुछ गुबार हल्का हुआ। माँ की मौजूदगी में मेरा नॉर्मल रहना ज़रूरी था, वरना उनकी परेशानियों में और इजाफा हो जाता। मैं वालदा के साथ शाम की चाय पीने में मसरूफ़ था कि बेगम नफीस आ गईं। उस वक़्त उनकी आमद की खिलाफ तवक्का ही थी, इसलिए कि अभी मेरी और फाखरा की शादी के इल्तवा की बात हुए कुछ ही वक्त गुजरा था। मेरी वालदा ने उनका पुरतपाक खैर मुकद्दम किया और उनके लिए चाय बनाने लगी। मैंने बेगम नफीस को बेगौर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर जो तासरात थे उनसे कोई ख़ास नतीजा अखज़ ना कर सका। वालदा और बेगम नफीस के दरमियान मौसम की तब्दीली का जिक्र शुरू हुआ तो मैं उठकर अपनी लाइब्रेरी में आ गया, जहां मैं अक्सर अपना कुछ ना कुछ वक़्त किताबों में गुजारा करता था। मेरी नज़रें अभी लुगत के उस मखसूस लफ्ज़ और उसके मानी पर बार बार फिसल रही थीं जब फ़ोन की घंटी की आवाज़ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने डिक्शनरी बंद करके रसूल उठा लिया। क्या आप दानिश बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से मेरी आवाज़ सुनकर तस्दीक चाही गई। जी हाँ मिस फाखरा, मैंने फाखरा की मानूस आवाज़ पहचान कर कदरे बेतकल्फ़ी से कहा। मेरी खुशकिस्मती है कि इत्तफाक से ना सिर्फ मैं दानिश बोल रहा हूँ, बल्कि लाइब्रेरी में इस वक्त मेरे सिवा कोई दूसरा शख्स भी मौजूद नहीं। फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है, लेकिन इस शर्त पर कि आप उसे ना सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखेंगे बल्कि गलती से भी उसका तज़किरा किसी और से नहीं करेंगे, अपनी वालदा से भी नहीं। दूसरी तरफ से बड़ी संजीदगी से कहा। बात क्या है? मैंने एहतियातन लाइब्रेरी का दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए पूछा। वैसे मुझे इस बात पर हैरत भी हुई कि फाखरा ने जो मेरी वालदा को हमेशा आंटी कहा करती थी, इस वक्त अपनी वालदा के इशारे से मौसूम किया था। शायद बात की नौइयत बात इतनी ही अहम थी। मेरी ताकीद को फरामोश ना कीजिएगा, वरना आप जो नुकसान पहुंचेगा उसकी तलाफी भी नामुमकिन होगी। उसने एक बार फिर अपनी बात की अहमियत का एहसास दिलाते हुए बेदस्तूर संजीदगी से कहा। फाखरा, मैंने कदरे रुमानी लहजे में पूछा, आप असल बात भी बताएंगी या अभी कुछ देर और पहेलियां बुझवाती रहेंगी? मेरा कीमती मशवरा है कि आप उम्मयत मेहता को पहली फुर्सत में मुलाजमत से बरतरफ कर दें और मिस मनवाला से फ्लर्ट शुरू कर दें। क्या? मैं आपका मकसद नहीं समझ सका। मैंने गड़बड़ाकर सवाल किया। क्या आप इस वक्त? मेरे पास वक्त कम है दानिश साहब, उसने मेरी बात काट कर ठोस लहजे में कहा। मेरे मशवरे पर अमल करके आप इस उलझन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जो आपको फ़िलहाल लाहक है। मैंने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। उम्मयत मेहता ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे मरहूम वालिद का भी एतमाद का पुराना मुलाजम था और मनवाला मेरी लेडी सेक्रेटरी थी। मेरे और उसके दरमियान रोज़े अव्वल से एक बास और वर्कस का ज़रूरी फासला बरकरार था। फाखरा की दोनों बातें मेरी अक्ल व फहम से बाला तर थीं।
मिस्टर दानिश, आपने कोई जवाब नहीं दिया। फाखरा की मानूस आवाज़ दोबारा रसूर पर उभरी। क्या आप अपनी फाखरा की बात पर अमल करने से हचकचा रहे हैं? ये बात नहीं है, लेकिन मैं जो गुजारिश कर रही हूँ उसे बिला किसी चूनो चराम मान लीजिए। इसी में हम दोनों की भलाई है। इस बार उसने सपाट लहजे में कहा। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बात मान लेने के बाद आपको किसी से कोई खतरा लाहक नहीं होगा। क्या मतलब? मैं चौंका। आप किस खतरे की बात कर रही हैं? मेरा इशारा उस फोन कॉल की तरफ है जिसने आपका सुकून बर्बाद कर रखा है। किस फोन कॉल की बात कर रही हैं? मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सवाल किया। फाखरा की बातें सुनकर ना जाने क्यों मेरे तन बदन में सनसी सी दौड़ गई। अगर आपको अपनी फाखरा और अपनी माँ की ज़िंदगी अजीज़ है तो मेरे मशवरों पर अमल करने में किसी सुस्ती का मुजाहरा मत कीजिएगा। फ़िलहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बता सकती, लेकिन आपको इन बातों का मेरी बातों पर अमल करने के बाद अपनी परछाई से भी मुख्तात रहने की कोशिश कीजिएगा। मेरा जुमला फिर दरमियान से उचक लिया गया। फिर उससे बेशतर के मत कोई दूसरी बात करता। दूसरी जानब से राब्ता मुंतके हो गया। मैं रसूर क्रेडल पर रखकर करीब रखे सोफे पर बैठ गया। मेरी परेशानी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। मेरे दिलो दिमाग में आंधी के झक्कड़ चलने लगे। जिस फ़ोन कॉल की बातें अभी तक मेरे सीने में दफन थी, उसका इल्म फाखरा को किस तरह हो गया? क्या मेरे दुश्मनों ने मेरे बाद अब फाखरा को भी अपना आलाकार बनाने की ठान ली? उम्मयत मेहता और मिस मनवाला का नाम दरमियान में क्यों आ गया? मैं बड़ी देर तक हैरतों के समुंदर में गोताए जन रहा। फिर मैंने तेजी से उठकर फाखरा के नंबर डायल किए। मेरे वजूद की गहराई में कई अंदेशे और वसवसे सर उबार रहे थे। मेरे खून की गर्दश हर लम्हा तेज होती जा रही थी। हेलो। चौथी या फिर पांचवी घंटी के बाद दूसरी जानब से एक मर्दाना आवाज़ उभरी। तुम कौन बोल रहे हो? मैंने तेजी से दरियाफत किया। जैन बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से बोलने वाला बेगम नफीस का पुराना मुलाजम हुआ था। आपको किससे बात करनी है? फाखरा बीबी से बात कराओ, मैंने अपना तारफ कराते हुए कहा। वो तो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई और बेगम साहिबा शायद आप ही की तरफ गई हैं। मुलाजम ने तफसील बताते हुए कहा। आप कहें तो छोटी बीबी को जगा दूं? नहीं, ठीक है, मैं फिर किसी वक्त फ़ोन कर लूँगा। मैंने राब्ता मुंतके कर दिया। एक बार फिर मेरे जहन में सवालों की जलगार शुरू हो गई। मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि मैंने फाखरा की आवाज़ शिनाख्त करने में किसी गलती से काम नहीं लिया। अलबत्ता उसके लबो लहजे में मैंने जो संजीदगी और खुशकी महसूस की वो उसकी फितरत के बरअक्स थी। तमाम ज़िंदगी में वो नहायत हंसमुख, शोख और खासी हाजिर जवाब वाक़या हुई थी। फिर अगर वो फाखरा नहीं थी तो और कौन थी? अगर किसी ने फाखरा की आवाज़ नकल करने की कोशिश की थी तो उसे इस बात का खदशा नहीं था कि मैं उसकी तस्दीक भी कर सकता हूँ। ख़ास तौर से फाखरा का ही नाम क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या इस फ़ोन का मकसद भी मुझे ज़हनी तौर पर उलझाना और परेशान करना था? फिर मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। अचानक मेरे जहन में पेपर वेट का ख्याल दोबारा उभरा। कोई बात थी जो मेरे जहन को उस पुरअसरार पेपर वेट को एक नज़र दोबारा देखने पर उकसा रही थी। मैंने ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो अलमारी खोली जहां आखिरी बार मैंने उस सगार बक्स में महफूज किया था। मैंने डब्बे को खोला तो वहां पेपर वेट नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मैंने बौखलाहट में पूरी अलमारी उलट पलट कर देख डाली, लेकिन पेपर वेट कहीं ना मिला। अलबत्ता सिगार के डब्बे में रखे हुए सुर्ख कागज़ के दरमियान एक मुख्तसर सी चिट पर मेरे लिए एक पैगाम ज़रूर मौजूद था। फाखरा ने फ़ोन पर जो मशवरा दिया है उस पर अमल करना ही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा, लेकिन इस सिलसिले में राजदारी शर्त है, वरना सारा काम चौपट हो जाएगा। जोगिया और रमेश की शख्सियत को एक ही रूप के दो नाम समझने की भूल मत करना, वरना बड़े खसारे में रहोगे। मैं इस तहरीर को बार बार पढ़ रहा था। मेरा जहन बुरी तरह उन पुरअसरार वाक़यात में उलझ रहा था जब अचानक करीब से एक शोला सा लपका और मेरे हाथ में जबी चिट जलकर राख हो गई और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया।
पुरइसरार पेपर वेट की गुमशुदगी, पैगाम की चिट का बरामद होना, फिर हैरत अंगेज तौर पर जलकर राख हो जाना, ये सारी बातें मेरे असाब को झंझोड़ने के लिए बहुत काफ़ी थीं। हालात के पेश नज़र अब ये बात भी वाज़ेह हो गई कि फ़ाखरा के नाम से आवाज़ की नकल करने वाली शख्सियत किसी और की ही होगी। उम्मीद मेहता की मुलाजमत से बरतरफी और मिस मनवाला के साथ दोस्ती और बेतकल्फ़ी का मशवरा भी किसी ख़ास मकसद के तहत दिया गया होगा, मगर इन तमाम बातों में एक नुक्ता काबिल फ़िक्र था। चिट पर तहरीर शुदा पैगाम में इस बात पर जोर दिया गया कि मैं जोगिया और रमेश को एक ही तस्वीर के दो रुख समझने से गुरेज करूं, वरना नुकसान होगा। वो पैगाम किसका था? बहरहाल मैं इस वक्त अपने दफ्तर में बैठा इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था जब मेरी लेडी सेक्रेटरी मनवाला कमरे में दाखिल हुई। वो एक ज़रूरी फ़ाइल पर दस्तखत करवाने की गरज से आई थी। मैं उसे पहले भी तकरीबन रोज़ ही देखता था, लेकिन इस वक्त मैंने उसे पहली बार बड़ी तवज्जो से देखा। वो दरमियाना कद, खुली हुई रंगत और गदाज जिस्म की मालिक थी। उसके चेहरे के नकूश भी किसी अजनबी को अपनी तरफ मतवज्जा करने की भरपूर सलाहियत रखते थे। वो वाला साहब के ज़माने से मुलाजम थी, लेकिन अभी तक दफ्तर में उसका कोई स्कैंडल मशहूर नहीं हुआ था। वो मिलनसार होने के बावजूद दूसरों को हद से तजावुज़ करने का मौका नहीं देती थी। बासलाहियत होने के अलावा काबिल एतमाद भी थी। दफ्तर की हद तक मैं उसकी कारकर्दगी से भी इस कदर ताल्लुक़ रखता था जितना दूसरे वर्कर से था। बाहर वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी, उसके मशागिल क्या थे, मुझे उसके बारे में मतलब किसी बात का इल्म नहीं था। मुझे ये सब मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्या बात है सर? उसने मुझे अपनी तरफ ज़्यादा मतवज्जा पाकर दबी ज़बान में पूछा। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं, तशरीफ़ रखिए, मैंने संभल कर जवाब दिया। फिर यूं ही फाइल के वर्क उलटने पलटने लगा। सर, मनवाला ने कुर्सी पर बैठते हुए कुछ तवक्कुफ़ से कहा, मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं तो आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है। मैंने जल्दी से फाइल के मतलूबा कागज़ पर दस्तखत करते हुए मुख्तात लहजे में जवाब दिया। रात को देर तक जागना पड़ा था। मैं काफ़ी तैयार करके भेजूं? उसने एक मुखलस मातहत की हैसियत से पूछा। वो फाइल उठाकर जाने के लिए पर तोल रही थी जब मैंने उसे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। हम इस वक्त काफ़ी एक साथ ही पिएंगे। मुझे आपसे दफ्तर के सिलसिले में एक ज़रूरी मशवरे भी करने हैं। मैंने अपना जुमला मुकम्मल करके मुलाजम को तलब किया और काफ़ी लाने की हदायत कर दी। मुलाजम उल्टे कदमों वापस लौट गया। मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, मिस्टर उम्मीद मेहता के बारे में आपकी क्या राय है? किस सिलसिले में सर? उसने वजाहत तलब करते हुए पूछा। आप मिस्टर उम्मीद के बारे में क्या मालूम करना चाहते हैं? मैंने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। शायद लाशौरी तौर पर मैंने फ़ाखरा की आवाज़ में की जाने वाली कॉल पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया, वरना किसी एक वर्कर से किसी दूसरे के बारे में पूछ गूछ करना मेरे असूल के ख़िलाफ़ था। मैं हर शख्स को उसकी ज़ाती कारकर्दगी के मेयार से परखने का आदी था, मगर तीर कमान से निकल चुका था, उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। चुनांचा मैंने फौरी तौर पर यही फैसला किया कि फ़ाखरा की आवाज़ में जो मशवरे दिए गए थे उन पर अमल करके हवा के सही रुख और सिमत का अंदाज़ा लगाने में कोई मज़ायका नहीं। 1 मिनट, मैंने कुछ सोचकर गहरी संजीदगी इख्तियार की। आप क्योंकि मेरी पर्सनल लेडी सेक्रेटरी हैं, इसलिए मैं आप पर एतमाद करता हूं, लेकिन क्या मैं उम्मीद रखूं कि इस वक्त हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो टॉप कॉन्फिडेंशियल रह सकेगी? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं सर, मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं लगने दूंगी, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मिस्टर उम्मीद मेहता हमारे पुराने वर्कर हैं, मैंने दीदा दानिस्ता एक लंबी सांस लेकर कहा। मुझे उनकी कारकर्दगी से भी कोई शिकायत नहीं, मैं उनको काबिल एतमाद भी समझता हूँ, लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर मनवाला के चेहरे पर नज़रें जमा दीं। लेकिन क्या सर? उसने दबी ज़बान में वजाहत चाही। मैं उस सीट पर किसी और शख्स को मुलाजम रखना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। ऐसी सूरत में मिस्टर उम्मीद को किसी तरह दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र नो, मैंने तेज़ी से फैसला कुन लहजा इख्तियार किया। मैं मिस्टर उम्मीद को किसी तरह बाइज़्ज़त तौर पर मुलाजमत से सुकबदोश करना चाहता हूँ।
आई सी। वो मेरा जवाब सुनकर शशदर रह गई। उसके चेहरे पर उभरने वाले तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि उसे मेरे फैसले पर हैरत हुई। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी सटपटा जाता। काफ़ी की ट्राली आ जाने के सबब गुफ्तगू का रुख कुछ देर बदल गया। मनवाला काफ़ी तैयार करने में मसरूफ़ हो गई। मैं उसकी एक एक हरकत बेगौर जायज़ा ले रहा था। फाखरा वाली फ़ोन कॉल पर अमल करने के लिए ये भी ज़रूरी था कि मैं हर कदम फूंक फूंक कर उठाऊं। एक मामूली सी गलती और लग्जश भी बसात का रुख बदल सकती थी। मेरे जहन की स्क्रीन पर सिगार बॉक्स से बरामद होने वाली चिट पर दर्ज पैगाम बार बार उभर रहा था। मिस मनवाला ने काफ़ी तैयार करके एक कप मेरे सामने रखा तो मैंने बदस्तूर संजीदगी से बात आगे बढ़ाई। मैं चाहता हूं कि मिस्टर उम्मीद की मुलाजमत से सुखबदोशी के सिलसिले में आप कोई ऐसा मुनासिब मशवरा दें कि मेरा मकसद भी पूरा हो जाए और उम्मीद मेहता की कारकर्दगी को कोई धचका भी ना पहुंचे। मुझे सोचना पड़ेगा। उसने बड़ी साफ गोई का मुजाहरा किया। आई एम सॉरी सर, मैं आपके फैसले की मुखालफत की गुस्ताखी तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि मिस्टर उम्मीद के जाने से जो खला पैदा होगा, मैं आपके ख्याल से 100% मुतफिक हूँ। मैंने उसका जुमला काट कर इकरार किया। फिर वो चौंके बगैर ना रह सकी। मैंने जो काम आपको सौंपा है वो बहुत से पहलुओं पर गौर करने के बाद ही जुबान से निकाला है। थैंक्स सर, उसने कसमसाकर जवाब दिया। फिर काफ़ी पीने में मसरूफ़ हो गई। उसका अमल गैर अस्तरारी नहीं था। मिस मनवाला, मैंने मौजू बदलने की खातर कदरे बेतकल्फ़ी से पूछा, क्या मैं सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ दरियाफ़त करने की जसारत कर सकता हूँ? उसने दोबारा चौंक कर मेरी सिमत देखा। गालबन उसे मुझसे इस सवाल की तवक्का नहीं थी। मेरी याददाश्त अगर गलत नहीं तो आज आपकी हैप्पी बर्थडे भी है। मैं चौंका। उसकी पर्सनल फाइल देख चुका था, इसलिए मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, आई विश यू ऑल हैप्पीनेस। शुक्रिया सर, उसने जवाब में तअज्जुब का इज़हार किया। आपको मेरी सालगिरह का ख्याल कैसे आ गया? शायद इसलिए कि आज हमने पहली बार एक साथ काफ़ी पी है। मैंने शोखी का अंदाज इख्तियार किया। वैसे आप काफ़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। उसके गुलाबी नज़रों में बेदस्तूर हैरत के तासरात मचल रहे थे। मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। सालगिरह की वजह से तो आज आपकी शाम खासी मसरूफ़ रहेगी। नो सर, उसने होंठ बेसोरते हुए दबी ज़बान में जवाब दिया। मेरे छोटे भाई की मौत में भी 3 साल कबल आज ही के दिन हुई, इसलिए मैं सालगिरह नहीं मनाती। मम्मी मेरी खुशी की खातर घर में केक काटती हैं और बस। आपके डैड तोहफा तो ज़रूर। मेरे डैड भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आबदीदा हो गई। सिर्फ मैं और मेरी मम्मी 2 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं। सॉरी, मैंने उसके दुख में शरीक होने की खातर हमदर्दी का इजहार किया। मेरी बात से आपको दुख पहुंचा होगा, मैं माजरत खवा हूँ। कोई बात नहीं सर, किस्मत में जो लिख दिया गया है वो तो इंसान को हर हाल में भुगतना पड़ेगा। उसकी तवज्जो दोबारा काफ़ी की तरफ मबजूल हो गई। अपने गम को छुपाने की खातर उसने मेरी तरफ से नज़रें फेर लीं। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से उसके ज़ख्मों को ठेस पहुंची, मगर आज उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में इल्म होता तो मैं इस वक्त उसकी सालगिरह का जिक्र कभी ना छेड़ता। मैं खामोश बैठा उसके चेहरे के तासरात को महसूस करता रहा। सोगवार होने के बाद वो और पुरकशिश नज़र आ रही थी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी मुसल्लत रही। फिर मैं गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए सोच ही रहा था कि मनवाला ने मुझे अपनी तरफ देखते हुए देखकर बड़े ठोस लहजे में कहा, मिस्टर उम्मीद के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी किसी ज़ाती मजबूरी की आड़ लेकर मुलाजमत से मुस्तअफ़ी हो जाएं। ये नहायत मुनासिब तरीका होगा, लेकिन इससे बात पर आमादा कौन करेगा? उसे खुद आमादा होना पड़ेगा। उसने इस बार खला में झांकते हुए बड़े यकीन से कहा, अगर उसने आज और इसी वक्त इस फैसले पर अमल ना किया तो आने वाला कल उसके लिए बड़ा अज़ियतनाक होगा। मैं अपनी निशस्त पर कसमसा कर रह गया। मनवाला ने जिस अंदाज में वो बात कही थी वो मेरे लिए हैरान कुन थी। कुछ देर पहले उसे उम्मीद मेहता के बारे में मेरा फैसला सुनकर तअज्जुब हुआ था। उसने दबी ज़बान में ये भी कहा था कि उम्मीद के जाने के बाद जो खला पैदा होगा उसका फौरी तौर पर उभरना आसान नहीं होगा। और
अब वो इसी की खातिर बड़े एतमाद से एक तशवीशनाक पेश गोई कर रही थी। मेरे जहन में फाखरा वाली काल के जुमले गूंजने लगे। मैंने मनवाला को बेनज़र गौर घूरते हुए दबी ज़बान में पूछा, आप अस्तगफा वाली बात इस कदर यकीन से किस तरह कह रही हैं? इसलिए कि यह मेरा फैसला है और मैं अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करने की भरपूर ताकत रखती हूँ। यकलख्त उसने बराह रास्त मेरी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि उम्मयत मेहता इस वक्त टाइप राइपर पर बैठा मेरे फैसले की तामील में अपना रेजिग्नेशन ही टाइप कर रहा है। मैं मनवाला के लबो लहजे से इस बात का अंदाज़ा लगा रहा था कि वो जो कुछ कह रही है उसकी पुष्ट पर कोई नादीदा कुव्वत कार फरमा है, लेकिन वो ताकत किसकी थी? कौन हो सकता है? जोगिया रमेश या कोई तीसरी शैतानी कुव्वत जो अभी तक मेरे सामने नहीं आई। मैं जिन पुरइसरार हालात से दो चार था उसके पेशे नज़र सब कुछ मुमकिन था। मेरा जहन डोर का सिरा तलाश करने लगा। मेरी निगाहें मिस मनवाला पर मरकूज थीं, जो इस वक्त अपने बाप और भाई की मौत को यकसर फरामोश करके इस तरह अपनी कुर्सी पर बैठी काफ़ी के छोटे छोटे घोंट ले रही थी, जैसे वो मेरी पर्सनली लेडी सेक्रेटरी नहीं भला कोई हम पल्ला कारोबारी शख्सियत थी। उसके गुदाज होंठों पर बड़ी आसूदा मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरे दिमाग में जोगिया और रमेश के नाम खुलत मलत हो रहे थे। कौन दोस्त था और कौन दुश्मन? मैं अभी इसी फैसले में उलझ रहा था जब मनवाला ने बड़े महबूबाना अंदाज में मुस्कुराकर सरसराते लहजे में कहा, मिस्टर दानिश, मेरे साथ दोस्ती करके देखो, मैं तुम्हें ऐसे जहानों की सैर कराऊंगी जिसे तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे सुनहरी मौके बार बार हाथ नहीं आते। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर कोई वजनी हथौड़ा पूरी ताकत से दे मारा हो। मैं मनवाला की ज़ुबान से वो जुमले सुनकर सटपटा गया जिसका मफहूम इस पैगाम में भी मुज़मर था, जो पुरइसरार पेपर वेट गुम हो जाने के बाद मुझे सिगार बक्स से बरामद होने वाली चट के ज़रिए मिला था। मनवाला का मुझे तुम कहकर मुखातब करना इस बात की निशानदही कर रहा था कि कोई तागूती कुव्वत उसे कंट्रोल कर रही थी। मेरी बजाय उसने बेतकल्फ़ी का खुद अजहार किया था। मेरे लिए एहतियात शर्त थी। किसी खुश फहमी या जल्दबाजी का शिकार होकर मैं किसी नादीदा दुश्मन के जाल में भी फंस सकता था। मेरी नज़रें मनवाला पर जम गईं। उस पर जो ताकत मसल्लत थी वो यकीनन मेरे तासरात का भी जायज़ा ले रही होगी। मैं अभी कुछ कहने का इरादा कर रहा था कि आफस का दरवाज़ा खुला। मैंने नज़रें घुमा कर देखा। आने वाला उम्मयत मेहता के सिवा कोई नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। सॉरी सर, उसने एक नज़र मनवाला की तरफ डालकर सपाट लहजे में कहा, मुझे शायद इस वक्त अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। कोई ख़ास काम? मैंने नॉर्मल लहजे में दरियाफ़त किया। वैसे उसके हाथ में दबे कागज़ को देखते ही मैं समझ गया कि वो किस मकसद से आया होगा। मैं मुलाजमत से अपना रेजिग्नेशन पेश करने आया हूँ। उसने करीब आकर कागज़ मेरे सामने रख दिया। मैंने किन अखियों से मनवाला की सिमत देखा, वो फातहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। आप इस फर्म के पुराने मुलाजम हैं। मैंने कागज़ पर टाइप शुदा मजमून पर एक सरसरी नज़र डालते हुए कहा, क्या मैं आपसे इस कदर अचानक और जल्दी में मुलाजमत से सुबकदोश होने का सबब दरियाफ़त कर सकता हूँ? मिनश का जीवन भी किसी समंदर के अनवसार है जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। मेरे ऊपर भी कोई विपदा ऐसी आन पड़ी कि जिससे मेरे मन की शांति में भूचाल आ गया। मुझे कुछ दिनों के लिए इस शहर से कहीं और जाना होगा। आप अगर चाहें तो छुट्टी भी ले सकते हैं। मैंने उसकी जहनी कफियत को टटोलने की खातिर फराख दिलाना पेशकश की। मन शांत ना हो तो कोई सेवक तन मन धन से काम नहीं कर सकता। उसने बड़ी आर्जी से मेरी तरफ देखा। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं सर, मुलाजमत के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। क्या आपका आखिरी फैसला है? हाँ मालिक, अब मुझे जाना ही होगा, उसने हाथ बांध कर कहा। मैंने ज़्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा। इंटरकॉम पर कैशियर से राब्ता कायम करके उसे हदायत की कि वो उम्मयत मेहता का मुकम्मल हिसाब किताब कर दे और फिल्म की जानब से 1 लाख का बोनस भी दे दिया जाए। मैंने आपका नमक खाया है सर, कभी सेवक की कोई ज़रूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा।
वो मुझसे हाथ मिलाकर जाने के लिए पलटा तो मनवाला ने उसे मुखातब किया, मेहता जी, बास की तरह मुझे भी आपके जाने का अफसोस है, लेकिन मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। जी कहिए। वो जाते जाते रुक गया। मैं महसूस कर रहा था कि वो इस वक्त ज़हनी तौर पर हाजिर नहीं। बास ने 2-1 दिन पहले आपके साथ अपनी किसी दुश्मन की बात की थी, याद है आपको? मनवाला का लबो लहजा पुर इसरार हो गया। वो पलकें झपकाए बगैर उम्मयत मेहता को टिकटिकी बांधे घूर रही थी। हाँ, लेकिन आप उम्मयत मेहता, मेरी बात ध्यान से सुनो। मनवाला इसकी बात काटते हुए ठोस आवाज में बोली, बास ने तुमसे राजदारी की जो बातचीत की थी वो तुम अपनी खोपड़ी से खुरच कर साफ कर दो। तुम्हें अब कोई बात याद नहीं रहेगी। केवल इतना याद रखना कि तुमने मिस्टर दानिश और उनके परखों का नमक खाया है। कभी नमक हरामी करने का ध्यान भी मन में ना आने देना, वरना तुम्हारे परिवार के सारे लोग चुन चुन कर शमशान घाट पहुंचा दिए जाएंगे। तुम्हें भी कोई शक्ति शरण नहीं दे सकेगी। सुन रहे हो तुम? मैं तुम्हें क्या आज्ञा दे रही हूँ। इस कमरे से बाहर जाने के बाद तुम्हारी बुद्धि कमार के चाक से उतरे हुए किसी बर्तन बासन के अनहसार बिल्कुल साफ और कोरी हो जाएगी। तुम्हें यहाँ बिताए हुए समय की कोई बात याद नहीं रहेगी। हाँ, उम्मयत मेहता ने इस बार किसी मामूल की तरह जवाब दिया। मैं वचन देता हूँ कि मैं सारी बीती बातें भूल जाऊंगा। मिस्टर दानिश, तुमसे मैं अपने पिता की राम कहानी के सिलसिले में क्या कहा था? मनवाला का लहजा और गंभीर हो गया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो पूरे इन्महाक से मेहता को घूर रही थी। मुझे कुछ याद नहीं, मेहता ने किसी मासूम बच्चे की तरह सादगी से कहा। मेरी आंखों और मेरी आवाज को याद रखना, मनवाला तहमकाना अंदाज में बोली। मैं तुम्हें जब भी हुक्म दूंगी तुम उसका पालन अपना धर्म समझ कर करना। ठीक है, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। तुम इस समय किससे बातें कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। मेहता ने मेरी हैरत को दो चंद करते हुए जवाब दिया। मैं इस समय केवल सिर्फ 2 सुर्ख सुर्ख आंखें देख रहा हूँ, किसी की आवाज़ भी सुन रहा हूँ। बोलने वाले का शरीर मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं उन आंखों और अवयाज को याद रखूंगा। तुम अब जा सकते हो। जवाब में उम्मयत मेहता किसी रोबोट के अंदाज में पलटा और निपे तले कदम उठाता दफ्तर से बाहर चला गया। मैंने किसी फौरी ख्याल के तहत मनवाला को ठोस आवाज में मुखातब किया। मेहता ने आज जिस ज़हनी दबाव के तहत इस्तीफा दिया है, उसके दूर होने के बाद क्या उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा? नहीं, उसने मेरी सिमत देखकर पूरे एतमाद से जवाब दिया। एक बार और भी मुमकिन है। मैंने उसे दूसरे जाविये से खरीदा। आज तुम्हारी ताकत ने उसे अपना मामूल बना लिया है। कल कोई दूसरा भी उस पर हावी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसने फिर मुख्तसर कहा। उसकी आंखें बेदस्तूर सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। तुम जिस रवानी से हिंदी बोल रही थी उससे यही अंदाजा होता है कि तुम ज्यादा खोजने की कोशिश मत करो। वो मेरी बात काट कर बोली। जात बात या स्त्री और पुरुष के चक्कर में मत उलझो। जो कुछ चिट पर लिखा था केवल उसी पर अमल करो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। क्या तुम जानती हो या जानते हो कि मेरे वालिद का कातिल कौन है? उन्हें किस वजह से सिफली के नापाक अमल का निशाना बनाया गया? समय का इंतजार करो, लेकिन तुम किस्मत के धनी हो जो मेरी शरण में आ गए। जब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी पूरी बात सुने बगैर कहा गया। फिर अचानक मैंने मनवाला की आंखों से सुर्खी या खलख्त गायब होते देखी। दूसरे ही लम्हे उसने इस तरह मुझे चौंक कर देखा जैसे मेरे दफ्तर में अपनी मौजूदगी का सबब जानने की कोशिश कर रही हो। आपकी काफ़ी ठंडी हो रही है। मैंने उसके सामने रखे हुए कप की जानब इशारा किया तो वो दोबारा संभल कर बैठ गई। उसकी कैफियत में अचानक रूनुमा होने वाली तब्दीली इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि उसे जो तागूती कुव्वत कंट्रोल कर रही थी अब उसके वजूद से अलहदा हो चुकी है। मैंने अपने ख्याल की तस्दीक की खातर मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बर्थडे पर घर आने की दावत दी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वक्त निकाल सकूं। आप मेरे मुख्तसर से अपार्टमेंट में आना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगी सर। मेरे जहन में इस वक्त भी रूपनगर से शुरू होने वाली कहानी के वाक़यात यके बाद देगरे उभर रहे थे। रमेश नहीं चाहता था कि मैं रूपनगर का दोबारा रुख करूं या वहां पर देखी और सुनी बातों पर गौर करूं। उसे यकीनन किसी न किसी बात का खौफ ज़रूर था।
कोई ऐसा सुराग या सबूत जो अगर मेरे हाथ लग जाता तो उसकी गर्दन में फांसी का फंदा पड़ जाता। ऐसी सुराग या किसी अहम सबूत को बेरी निगाहों से उजल रखने की खातर उसने 2-4 रोज बाद खुलकर सामने आने वाली शर्त मंजूर कर ली थी। मुझे जोगिया भी याद आ रहा था, जिसने दफ्तर में आकर मुझे पुरइसरार बातों से शशदर कर दिया। उसने कहा था कि मैं पहली फुर्सत में कश्मीर एम्पोरियम से लाए हुए गिफ्ट पैक को खोल कर देखूं। वो यकीनन इस पुरस्कार पेपर वेट की मौजूदगी से वाकिफ रहा होगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं रात को सो रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं वॉशरूम जाने के इरादे से उठा तो ख्वाबगाह में नाइट बल्ब की मदम रोशनी फैली हुई थी। मैं उठकर वॉशरूम में आ गया, लेकिन 2-4 मिनट बाद जब वॉशरूम से बाहर निकला तो जोगिया को खिलाफे तवक्का दीवान पर बैठे देखकर चौंके बगैर ना रह सका। आज भी वो उसी हुलिये में था जिस हुलिये में वो मेरी उसकी पहली मुलाकात हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहली मुलाकात में वो नडर और बेखौफ नज़र आया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी। हस्मे मामूल उसने गले में रेशमी मफलर लपेट रखा था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह उसका मफलर हटाकर इस बात की तस्दीक कर सकूं कि उसकी गर्दन पर बाएं जानब जख्म का कोई गहरा निशान तो नहीं। रूपनगर में गुलजार खान ने सलामत खान या रमेश की यही एक मखसूस पहचान बताई थी, जिसके ज़रिए उसे हज़ारों में शनाख्त कर सकता था। कहीं जोगिया ही तो रमेश नहीं जो इस वक्त अपने वादे के मुताबिक मेरी नज़रों के सामने मौजूद था। मेरे जहन में ये ख्याल बिजली बनकर कूदा। मैं पूरी तवज्जो से उसे घूरने लगा, जबकि वह बेदस्तूर किसी ख्याल में महू नज़र आया। अभी हमारी नज़रें चार नहीं हुई। मैं एक लम्हे वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा किसी आखिरी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने कदम उठाकर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम इस वक्त मेरी ख्वाबगाह में। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए उंगली के इशारे से खामोश रहने की तलकीन की। फिर इंतहाई तेज़ी से लपकता हुआ मेरे करीब आया और हाथ में दबी हुई कोई चीज़ मेरी पुश्त पर रखकर पूरी कुव्वत से दबाया। उसके हाथों में बला की कुव्वत थी। इसके अलावा उसने जो चीज़ मेरी पुश्त पर रखी थी इस कदर ठोस और गर्म थी कि मैं बमुश्किल अपनी चीख ज़ब्त कर सका। मुझे ऐसा ही लगा जैसे जिस्म के किसी हिस्से को दहकती हुई आग से दाग दिया गया हो। हैरत की बात यह थी कि मैं चाहने के बावजूद जोगिया की इस हरकत के खिलाफ कोई एहतजाज ना कर सका। 10 सेकंड तक वो इसी ठोस शय को मेरी पुश्त से लगाए रहा। फिर उसने हाथ उठाकर मेरे सामने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें लोहे का एक बिच्छू मौजूद था, जिसके सर पर पीतल का एक सांप कुंडली मारे बैठा था। जोगिया के होंठों पर बड़ी असूदा मगर जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। ये क्या है? मैंने उलझते हुए कहा। तुमने मेरी पुश्त पर क्या दाग दिया? चिंता मत करो, जोगिया ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है वो तुम्हें अपने शरण में रखेगी, वो ठोस लहजे में बोला। तुम बड़े खुशकिस्मत हो जो वक़्त और हालात ने मुझे तुम्हारा साथ देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन घबराओ मत, उसने मेरी उलझन को महसूस करते हुए संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हें जिस पुत्र और महान बिच्छू के डंक से दागा है वो पग पग तुम्हारी रक्षा करेगी। उसके सर पर नाग देवता बैठे हैं। जोगिया ने अपनी हथेली पर नज़र डालते हुए अपनी बात जारी रखी। मैंने बड़ी कठिन तपस्या के बाद उसे पाया है। इस धरती पर तुम वो पहले मनुष्य हो जिसे मैंने उसके शरीर की अग्नि से दागा है। अब वो दष्ट ना तुम्हारे मन का कोई भेद जान सकेगा, ना उसे ये मालूम होगा कि कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तजाहले आरफाना से काम लिया। उसी राक्षस की जिसने तुम्हें दर्शन देने का वचन दिया है, वो होंठ चबाते हुए बोला। वो मूर्ख मुझसे भी पंजा लड़ाने के सपने देख रहा है। तुम्हारा इशारा रमेश की तरफ है? मैंने धड़कते दिल से पूछा। हाँ, क्या वही मेरे बाप का कातिल है? मैंने बेचैनी से सवाल किया। समय का इंतज़ार करो, कौन क्या है इस चक्कर में मत पड़ो।
केवल ये बात गांठ से बांध लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो पापी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कहा कि मैं रूपनगर में होने वाली तमाम बातों को भूल जाऊं, वरना वो मेरे पूरे खानदान को बुरे हालात से दो चार कर देगा। तुमने क्या सोच रखा है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर सरसराते लहजे में पूछा। मैं अपने बाप के कातलों को कभी माफ नहीं कर सकता, मैंने दिल कड़ा करके जवाब दिया। क्या तुम काली ताकतों से टकराने की शक्ति रखते हो? जो कुव्वतें गंदी और नापाक हों वो ज़्यादा पायदार नहीं होती। मैंने जोगिया को तुर्की बेतुर्की जवाब दिया। मैं मुसलमान हूँ और कलमा गो मुसलमान खुदा के सिवा किसी और से नहीं डरता। गुनाह और सवाब का फैसला भी सिर्फ उसी के इख्तियार में है। धर्म कर्म और पापों पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। ये बातें केवल किसी महापुरुष, बलवान या धर्मात्माओं ही के मुंह से अच्छी लगती हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने उसकी बात की वजाहत चाही। सबसे पहले इस विचार को मन से खुरच कर निकाल दो कि जोगिया और रमेश एक ही रूप के दो नाम हैं। वो मेरी आंखों में दूर तक झांकते हुए बड़े गंभीर आवाज में बोला। जोगिया तुम्हारे मन का हाल पढ़ने की शक्ति रखता है, उसने सपाट लहजे में कहा। फिर गले से मफलर उतारते हुए कहा, अच्छी तरह मेरी गर्दन को नज़र भर कर देख लो। इस पर तुम्हें दाएं बाएं कहीं कोई घाव का निशान नज़र नहीं आएगा। मैंने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जोगिया सी जुबान से निकला हुआ कोई शब्द और कोई बात गलत नहीं होती। तुम रमेश के बारे में और क्या कुछ जानते हो? मैंने संजीदगी से पूछा। वो मुझे रूपनगर से दूर क्यों रखना चाहता है? वो पापी तुम्हें सीधे रास्ते से भटकाने के कारण उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो मेकअप के जरिए कभी हिंदू और कभी मुसलमान बन सकता है, अपने पलीद जंतर मंतर से सूत के कच्चे धागे को इतनी शक्ति दे सकता है कि वो किसी मनुष्य का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार सके। वो अपने शरीर पर कहीं कोई निशान बनाकर दूसरों को धोखे में भी डाल सकता है। जोगिया सरसराते लहजे में बोला। गुलजार खान गरीब भी मुफ्त में मारा गया। समझ रहे हो मेरी बात? तुमने मुझे बिच्छू के डंग से दाग कर किया तो हफ़्फ़ फराहम किया। मैंने कुछ सोच कर पूछा। अब वो पापी ये ना जान पाएगा कि तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। इसके अलावा उसकी नज़रें अब तुम्हारे मन के बेहतर भी नहीं झांक सकेंगी और अब मैं उसके सामने आकर भी तुम्हारी सहायता कर सकूंगा। मुझे किसी खतरनाक हादसे से दो चार करने से उसका मकसद क्या था?